The Corps of Signals is a specialized branch of the armed forces responsible for military communications and information technology. It plays a crucial role in ensuring secure and reliable communication between different units of the military, especially during the operations and warfare. And this is called our elite Indian Army Forces of the Corps of Signals. बाघा बॉर्डर पे जो करते हैं राइट, तो बाघा वही वाला। राइट, बिल्कुल वैसे ही आप ड्रिल समझ लीजिए। एक यंग पूरा लड़का, पैर ऊपर ले जाते हैं फिर पटकते हैं एकदम। हाँ, तो वो जोश, हाँ, एक आम जो बच्चा जो आपको रियल में वो चीज़ बनना पड़ता है। जी, हमको वो डिफेंस फोर्सेस बना देती है। मैं जो हूँ कोर ऑफ सिग्नल्स में, मैंने अच्छा। कोर ऑफ सिग्नल्स में join किया। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं डिफेंस कोर ऑफ सिग्नल्स में मैं साइफर था। अच्छा, तो मेरा यही काम था, जो प्लेन लैंग्वेजेस होती थी उनको जो है कोड करके एक जगह से दूसरी जगह। तो अच्छा, कोई मिशन पे जाता है तो वो जो टेलीफोन वगैरह लेके जाते हैं वो आप ही लोग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कोर ऑफ अच्छा। सिग्नल्स के ही भाई लोग रहते हैं। हाँ, ड्रिल करते वक्त एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे हाथों में चोट लग गई थी। आप जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर वहाँ टहल रहे थे, अरे वो मुझे पहचान गए। उन्होंने बोला, यस सो एंड सो कम हियर। हाँ, ऐसे ही जैसे मेरे हाथ में चोट थी, उन्होंने मेरा हाथ लिया हाँ। और उन्हें कहा था देखूं मैं, और जहाँ मेरा वो घाव था उस घाव पे दबा दिया। ऐसा दबाया उन्होंने कि मैं जंप मारने लगा। कहा तुम जंप मार रहे या तुम बिल्कुल यू आर टोटली फिट, हाँ, बिल्कुल यहाँ नहीं जाओगे, जाके परेड ज्वाइन करो। अच्छा। कौन कौन सी राइफल्स यूज़ की थी आपने? ट्रेनिंग के दौरान हमारी सीएम थी और इंसास थी, एलएमजी थी, AK-47 थी। मेन AK-47 अभी भी बेस्ट में चल रही है। AK-47 तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसकी कोई तोड़ नहीं रहा। बहुत डिफिकल्ट है। आफ्टर रिटायरमेंट फिर क्या प्रोसेस रहा आपका, क्या क्या किया आपने? एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग एकेडमिक्स में। अबैकस क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ और फिर उनको जो है कैसे मेंटल कैलकुलेशंस इंक्रीज कर सके बच्चे विदाउट पेन एंड पेंसिल, दे हैव टू कैलकुलेट मेंटली। नमस्कार, जय हिंद सभी को। वेलकम टू द शेरदिल वॉइस। आई एम अभिषेक दुबे, होस्ट ऑफ द इंडियन पॉडकास्ट चैनल द शेरदिल वॉइस। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहता हूँ। साइंस कहता है कि कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान, मगर फिर भी बाड़मेर जैसे रेगिस्तान में 52 डिग्री सेल्सियस में, तो कहीं सियाचिन जैसे ग्लेशियर में -30 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ ऐसे हमारे देश के नौजवान हैं जो तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की। उन्हीं में से आज एक सोल्जर हमारे बीच मौजूद हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं आर्मी वेटरन SP सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक। जय हिंद, कैसे हैं सर? जय हिंद, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी फाइन। और मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि मुझे आपने अवसर दिया जी, कि आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिससे हमारा यूथ इंस्पायर होकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इंडियन आर्मी में सर्व किए हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई आपकी? एक्चुअली जो इंडियन आर्मी का जो एक मेरे में ज्वाइनिंग की एक ललक थी, वो मैं कहूँगा व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, 5वीं क्लास में मेरे विद्यालय में काफ़ी ढेर सारे हम फ्रेंड्स थे जी। हमारे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने हमको बताया कि देयर इज अ स्कूल जो कि लखनऊ में है, सैनिक स्कूल, और वहाँ पे एडमिशन हम लोग पा करके भविष्य में डिफेंस फोर्सेस में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो एक, मतलब बचपन से इंस्पिरेशन मिली हुई आपको? हाँ, वो एक बचपना था। और धन्यवाद है हमारे उन प्रधानाचार्य जी का जिन्होंने उस कच्ची उम्र हमारी रही होगी, आई होप ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, जी जी बिल्कुल, और हम लोग 5th क्लास में थे। तो उनका एक जो मार्गदर्शन, उस दौरान हमारी पूरी क्लास को जो एक ब्रीफिंग दी गई और हम लोग जानकारी हुई कि एक सैनिक स्कूल भी ऐसा विद्यालय है जो कि सेना में ऑफिसर बना या सेना में ऑफिसर्स का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। और उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि ऐसा कोई गेम नहीं है जो वहाँ पे न खिलाया जाता बच्चों को। अच्छा। तो हाँ, तो एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट, ये हमको तो बहुत क्रेज था गेम्स के लिए।
एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ तैयारी करता हूँ, जैसा कि मेरे प्रधानाचार्य हम लोगों को तैयार करना चाहते थे। बिल्कुल। और ये ब्लेसिंग थी भगवान की कि हम सभी विद्यार्थियों में से आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड। ट्रेनिंग का क्या पीरियड रहा है सर आपका, मतलब कैसी सबसे हार्ड चीज़ आपने क्या करी है ट्रेनिंग में, टफेस्ट चीज़? जो हमारा जो वहाँ पे ड्रिल होती है ना, ड्रिल, क्या कराया जाता है ड्रिल में? मार्चिंग। हाँ, क्या कराया जाता है ड्रिल में? ड्रिल में हमारा क्या है कि लेफ्ट राइट मार्च पास्ट होता है, ठीक है, और उसके हमारे अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, पीछे मुड़, बाएं मुड़, और सलामी देना हमको सिखाया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर था, ये जो हमारा ड्रिल स्क्वायर में जो हमने ये चीज़ सीखी, वो थोड़ा मेरे लिए, क्या हम लोगों के लिए, मतलब एक तो नया भी था और ऊपर से फिर ये चीज़ बार बार करना बिल्कुल न्यू थी, और कदम पूरा हमें उठा करके पटकना होता था जमीन में। अच्छा, कदम पटकने वाला तो उसमें देखा है मैंने, वो कहीं बाघा बॉर्डर पे जो करते हैं। राइट, तो बाघा वही वाला। राइट, बिल्कुल वैसे ही आप ड्रिल समझ लीजिए। एक यंग लड़का पूरा पैर ऊपर ले जाते हैं, फिर पटकते हैं एकदम हाँ, तेजी तो से। वो जोश, हाँ, एक आम जो बच्चा जो आपको रियल में वो चीज़ बनना पड़ता है। जी, हमको वो डिफेंस फोर्सेस बना देती है। एक गांव का बच्चा आता है मिडिल क्लास सीधा साधा, और एक बड़ा अच्छा लाइफ जी के आता है। मम्मी पापा उसको बड़े प्यार से जगाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं। अब वो एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखता है जहाँ पे उसको एक ऐसा उस्ताद, अपना फादर मदर, वो उस्ताद है। अब वो उस्ताद, अगर मान लीजिए, मुझे याद है कि मेरे ड्रिल करते वक्त एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे हाथों में चोट लग गई थी। तो उस चोट की वजह से मैं MI रूम गया, जो हमारा मेडिकल का होता है। तो ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल तक जाना एक बड़ा टफ प्रोसीजर रहता है। अच्छा, जब वाकई में तकलीफ रहती है तभी जो है इंडिविजुअल वहां तक पहुंच पाता है। तो थोड़ा बहुत एनी हाउ मैंने कुछ कह सकते हैं जुगाड़ कह लीजिए, कुछ मैंने पहुंच तो गया मैं MI रूम, और इत्तेफाक से मेरा उस्ताद जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर वहां टहल रहे थे। अरे वो मुझे पहचान गए। उन्होंने बोला, यस सो एंड सो कम हियर। मैं पहुंचा और उन्होंने कहा, क्या बात हो गई, क्यों यहाँ पे आए हुए हो? तो मैंने उनको हाथ दिखाया अपना कि सर देखिए, लग गई है। हाँ मेरे चोट लग गया, तो हाथ छिल गया मेरा। तो जब मैंने उनको दिखाया तो खूब अड़काया होगा फिर। नहीं, हड़काया नहीं उन्होंने मेरा ऐसे, जैसे मेरे हाथ में चोट थी, उन्होंने मेरा हाथ लिया और उन्हें कहा था देखूं मैं, और जहाँ मेरा वो घाव था उस घाव पे दबा दिया, ऐसा दबाया उन्होंने कि मैं जंप मारने लगा। कहा तुम जंप मार रहे हो, तुम बिल्कुल यू आर टोटली फिट, बिल्कुल यहाँ नहीं जाओगे, जाके परेड ज्वाइन करो। अच्छा, मैं उसके बाद तरीका होता है उनको सही करने का। चलिए बढ़िया है। कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि गलती कर दी फौज में आके, मतलब लगता है जैसे मान लीजिए कि हाँ, देखिए जब मैं अपने ड्रिल स्क्वायर का जो आपको बता रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत टफ था, तो जब हमें उस्ताद हमारा बोलता था कि तुम्हारा घुटना जो है तुम्हारे सीने तक टच होना चाहिए, और कदम जो फुट है मेरा वो फर्श पे फ्लैट पटकना है बहुत जोरों से। तो जब ये सब प्रोसीजर्स होते थे और जब हमें पनिशमेंट मिलता था, और पनिशमेंट भी बड़े किस टाइप के टफ मिलते थे। किस टाइप के? एक्चुअली क्या था, गोवा में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, बेसिक ट्रेनिंग। तो गोवा में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पर पानी निकासी के लिए जो नाले थे, वो नाले जो है काफ़ी गहरे थे और चौड़े भी थे। तो हम लोगों को उसके अंदर से जो है रोलिंग कराई जाती थी। अच्छा, वो ऐसे करके? ये तो क्रॉलिंग। अच्छा, ये क्रॉलिंग, फ्रंट रोलिंग। अच्छा, फ्रंट Yes. रोल, बैक रोल। तो तो ये सब चीजें मुझे बहुत उस समय तकलीफ देती थी कि कहाँ आ गए भाई, हम तो ऑफिसर बनने जा रहे थे इंडियन आर्मी में। नहीं, वैसे तो मैं आपको बताऊं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो ट्रेनिंग है उसके आगे ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं था। वहाँ की ट्रेनिंग तो बहुत उम्दा, बहुत टफ है। एनडीए की? यस, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे ऑलरेडी थे। अच्छा, तो मेरी उनसे जब बातचीत होती थी, हाँ तो बताते थे इस चीज़ को। किस डिपार्टमेंट में रहे हैं सर आप? मैं जो हूँ कोर ऑफ सिग्नल्स में, मैंने अच्छा, कोर ऑफ सिग्नल्स मैंने ज्वाइन किया। क्या काम होता था इसमें? कोर ऑफ सिग्नल्स मेन क्या है कि इनका जो है कम्युनिकेशन, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका जो कम्युनिकेशन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेदारी रहती थी। अच्छा, उसको जो है आप नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं? नहीं, नेटवर्किंग नहीं कह सकते। जैसे कि आप टेलीफोन एक्सचेंज देखते हैं। हाँ। टेलीफोन एक्सचेंज का जो काम है वो है कि एक घरों में जो मोबाइल है और जो टेलीफोन है, जो आपस में बातचीत हो रही है, तो वो जो माध्यम होता है सेम,
वो चीज़ हमारा कोर ऑफ सिग्नल्स, हमारे पास अपने आर्मी के एक्सचेंज होते हैं, अच्छा। तो उनके माध्यम से जो है हम्म। और जो हमारे कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर किया जाए, हम्म। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे आपस में मैसेजेस होते हैं। मान लीजिए दिल्ली से आपको भेजना है जोधपुर, अच्छा। तो उनको हम प्लेन लैंग्वेज में नहीं भेजते हैं, हम्म। उसको हम कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग। तो अच्छा। मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं डिफेंस कोर ऑफ सिग्नल्स में मैं साइफर था, अच्छा। तो मेरा यही काम था, जो प्लेन लैंग्वेजेस होती थी उनको जो है कोड करके एक जगह से दूसरी जगह वाया। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम लोग नहीं डिस्कस करते हम थे लोग चीज़ें। प्लेन लैंग्वेज में मैसेजेस को कम्युनिकेट तो करते हैं, हम हाँ। लोग भेजते भी हैं उनको, लेकिन जो टॉप सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, कुछ अच्छा। सीक्रेट मैसेजेस होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, हम्म। उनको हम कोड कर देते थे। अच्छा जी, मतलब तो कुछ और बोल देते थे। सपोज एक, जैसे मैंने बताया आपको कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ तो एक ये आम भाषा हो गई, स्कूल का विद्यार्थी भी जान जाएगा कि मैंने क्या बोला अभी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसे टूल्स होते हैं कि उनके माध्यम से इसी को हम ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, पांच लेटर्स के ग्रुप में इस सेंटेंस को डिवाइड कर देंगे। तो जब अच्छा। कोई भी एक आम नागरिक जब वो स्क्रिप्ट, वो पेपर को पाएगा, तो उसको तो ये लगेगा समझ कि में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ, उसको ये लगेगा यार ये क्या लिखा हुआ है, B A and D ये क्या है, फिर C and 3 ऐसे करके C, तो अच्छा। ये अल्फाबेट्स के ग्रुप हो जाते हैं वो। हाँ, तो अल्फाबेट के ग्रुप्स का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं निकल सकता है। अच्छा, तो- ये चीज़ केवल आपको पता होगी और जहाँ आप भेज रहे हैं केवल उसको पता होगी। राइट, ये जो मैं कोडिंग कर कोड रहा है। हूँ, और ये जो है जहाँ भेजूंगा वहां पर भी मेरे जैसा ही एक साइफर बैठा होगा। अच्छा, आपकी उससे बात हुई होगी डायरेक्ट। हम कई बार हम ना उनसे बात करते हैं और कई बार ना हमारा फेस टू फेस तो आपका ये मुलाकात कोड होता है। पहुंचता कैसे उसके पास? ये जो है रेडियो सेट्स होते हैं हमारे, तो और अब वो क्या, हमने स्क्रिप्ट बना दिया, तो रेडियो सेट के माध्यम से अल्फा बीटा गामा ऐसे कर करके वो पूरे ग्रुप्स लिखा दिए जाते हैं। अच्छा। और आजकल हमारे पास अपने डिफेंस फोर्सेस में एक आह्वान सिस्टम है, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ हाँ। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो प्रयागराज में आज हमारे बैठे हुए हैं, आह्वान के माध्यम से वो मैसेज भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, लेह लद्दाख भेज देंगे, एटवंस पहुंच जाता है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट उनको वहां मिल गई, जो हमारे भाई लेह में बैठे हुए हैं, ही इज आल्सो, वो भी साइफर ही होंगे। हाँ हाँ। तो वो जब उनको स्क्रिप्ट मिलेगी तो उसी को वो ही उसको प्लेन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अच्छा, उसकी भी हमारे लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो एक ट्रेनिंग में फिर आपको गन वगैरह नहीं चलाने को मिली? गन तो Rifles। अपनी डिफेंस फोर्सेस में जो गन है ना, वो इवन एक बार्बर, हमारा जो बार्बर भाई ब्रदर्स हैं, अच्छा। जो हमारे कुक ब्रदर्स हैं, उनको भी कंपलसरी है। अच्छा, मतलब ये होता है कि सभी को सिखानी है ट्रेनिंग सबको इक्वल देनी है। ट्रेनिंग में राइफल हो गया, जो हथियार की जो वेपन ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग। यस, वेपन ट्रेनिंग हमारे हर जो भी यूनिफॉर्म डालेगा शरीर में उसको सीखना ही सीखना है। हाँ कि मतलब अगर वॉर टाइम कभी होता है तो जी। उनको सबको बुलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, वॉर के दौरान भी हो गया, और फिर जैसे हम लोग राष्ट्रीय राइफल्स में थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पर भी जो हमारे भाई, मान लीजिए कोई कुक है, कोई बार्बर है, कब किसको गन उठा करके अपने सेल्फ डिफेंस में ही बिल्कुल। उपयोग में लाना पड़ जाए, हम्म। तो एक गोली एक दुश्मन का एम हासिल तो करना ही करना है सोल्जर, हर सोल्जर को। कभी पार्टिसिपेट किया है आपने किसी वॉर में? एक्चुअली जब मैं 2003 में मैं ज्वाइनिंग की, एंड 2020 में आई गॉट रिटायर्ड। तो अच्छा। ड्यूरिंग दिस टाइम तो कोई ऐसा वॉर हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर रहा कि छोटे मैं, मोटे वॉर्स तो होते ही रहते हैं, मतलब कि हाँ वो हम लोग कह सकते हैं कि जो JNK में मुठभेड़ हुआ करती है टेररिस्ट से, घुसपैठी वगैरह हाँ, मिल जाते हैं, ऐसा राइट। कुछ। तो उस दौरान क्या, मैं जो RR राष्ट्रीय राइफल्स में था, हाँ। तो उस दौरान मेरा वहाँ पर भी वही टास्क था, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। अच्छा। तो जो वहाँ पर ऑपरेशन कुछ लॉन्च हुए थे, उस ऑपरेशन के दौरान जो मूवमेंट हो रही थी, जो वहाँ पे जो चल रहा था, अच्छा। हम लोग रेडियो सेट में थे कि हाँ। कब क्या जरूरत पड़ जाए, अच्छा, तो उस चीज के लिए हम लोग तो आई वाज इन कोर ऑफ सिग्नल्स। फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए वो अलग सोल्जर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे वो इन्फेंट्री के भाई होते हैं। अच्छा। कई बार हम भी उनके साथ रेडियो सेट के साथ जाते हैं, नाइट एम्बुश में जाते हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा, कोई मिशन पे जाता है तो वो जो टेलीफोन वगैरह लेके जाते हैं वो आप ही लोग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कोर ऑफ अच्छा। सिग्नल्स के ही भाई लोग रहते हैं। हाँ, समझ गया समझ गया।
और अच्छा वो जो सेट आप कह रहे हैं कोर ऑफ सिग्नल्स में तो कंपलसरी है ही है ऑपरेटर्स, बल्कि वो जैसे इन्फेंट्री हो गए तो आजकल अभी क्या बहुत पहले से मुझे जो लगता है इन्फेंट्री सोल्जर्स को भी वो ट्रेनिंग दी जाती है कैसे वो हैंडसेट को रेडियो सेट को उपयोग में लाना है, वो उन लोगों के साथ भी रहते हैं। वैसे राष्ट्रीय राइफल्स में तो हम लोग स्पेशली पोस्टेड रहते हैं ये कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, पूरी पोस्टिंग आपकी राष्ट्रीय राइफल्स में रही है? नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स में एक्चुअली पूरी ड्यूरेशन में जो है मुझे एक ही बार मौका मिला। अच्छा, आई वाज जम्मू इन कश्मीर में? पुंछ में था, 27 RR मेरी यूनिट थी। अच्छा, कौन कौन सी राइफल्स यूज़ की थी आपने, मतलब ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी? हम लोग एक्चुअली क्या था, मेरा टेक्निकल एंट्री था और हमारा जो कोर ऑफ सिग्नल्स इसमें हमने ट्रेनिंग के दौरान हमारी CM थी और इंसास थी, LMG थी, AK-47 थी। मेन AK-47 अभी भी बेस्ट में चल रही है? AK-47 तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसकी कोई तोड़ नहीं रहेगा, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, ये एवरग्रीन है AK-47। अब तो आ गई हैं काफ़ी ना गन्स इसके कंपैरिजन में। हाँ आई तो हैं और स्पेशल फोर्सेस में भी काफ़ी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। वॉर में भी इसका यूज़ होता है शायद? वॉर AK-47 तो है ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब फेल है इसके आगे। अच्छा। जो मुझे लगता है। आफ्टर रिटायरमेंट फिर क्या प्रोसेस रहा आपका, क्या क्या किया आपने? मैं रिटायरमेंट के बाद जो है थोड़ा मुझे अपना घर का बनाना था तो मैंने घर का अपने निर्माण किया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग और बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ और मेन कहाँ पर? मैं उन्नाव में हूँ वर्तमान में। अच्छा जी, तो मेन फोकस इस चीज़ का है कि बच्चों का जो है मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल एक्सरसाइज, चिल्ड्रंस आर एबल टू रीड। मतलब एकेडमिक्स की क्लासेस देते हैं आप? एकेडमिक्स में अबैकस क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ और फिर उनको जो है कैसे मेंटल कैलकुलेशंस इंक्रीज कर सके बच्चे विदाउट पेन एंड पेंसिल, दे हैव टू कैलकुलेट मेंटली, ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अच्छा, कुछ ट्रिकी मतलब मैथमेटिक्स टाइप ऐसा कुछ? हाँ, वैदिक मैथ्स भी हो गया। अच्छा जी, तो इस पे हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है कोचिंग आपके सर? स्वास्तिक कोचिंग सेंटर। ऐसी कौन सी सबसे बेस्ट लर्निंग रही है आपकी डिफेंस से, जो लगा सबसे बेस्ट चीज़ आपने सीखी है? फिजिकली फिट रहना। अच्छा, आज भी जो है अगर कभी थोड़ा बहुत पीछे रह जाता हूँ तो एक मन में कहीं चुभता है कि यस आई हैव टू बी मोर फिजिकली फिट, तो फिजिकली फिट और होना है, ये रहती है। आपका सपना था कि फौज में मतलब ऑफिसर रैंक में जाने का? हाँ, ये तो था। तो आपने भी बताया ना कि मतलब कि सोल्जर में रहने के बावजूद भी हम ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं, तो कोई ट्राई नहीं किया आपने? मैंने बिल्कुल ट्राई किया और खूब ट्राई किया। अच्छा। और हाँ। इत्तेफाक ऐसा रहा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो SSB होता है, हाँ। जैसे कि हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने मुझसे कहा कि डिफेंस फोर्सेज में आने के बाद जो है कुछ एडवांटेज मिल जाता होगा ऑफिसर बनने के लिए। अच्छा, तो मैंने आपको उसी दौरान बताया कि SSB जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो कभी भी अपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अब वो जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, वो कमी तब भी रही है कि मतलब SSB क्लियर ना कर? SSB दिया आपने? बिल्कुल, मैंने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिया, SSB मैंने फेस किया, लेकिन अब मुझ में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज 15 होती हैं टोटल, तो जरूर मैं कहीं ना कहीं लैग किया हूँ। अच्छा। जिसकी वजह से मैं SSB मुझसे नहीं क्लियर हो पाई। फर्स्ट जो पड़ाव रहता है स्क्रीनिंग का, वो तो मैंने हमेशा क्लियर किया। अच्छा। जो बात के 4 डेज की जो रहती है उसमें हमारा इंटरव्यू होता है और GTO एक होते हैं, ग्राउंड में हमें टास्क दिए जाते हैं करने के लिए, उससे भी हमारी क्वालिटीज को चूज किया जाता है और एक हमारा साइकोलॉजिकल भी टेस्ट होता है। अच्छा, तो हमारी जो, क्या लगता है कहाँ पर आपकी कमी रहती होगी मतलब इन सभी टेस्ट में? कमी एक्चुअली क्या है कि सच कहूँ तो मैं भी वो चीज़ जो है इंट्रोस को प्रयास तो बहुत किया लेकिन समझ में नहीं आया। इंग्लिश भी मैंने अपनी काफ़ी इम्प्रूव की। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट व्हेन आई विल गो फॉर माई इंटरव्यू कंफर्टेबल तरीके से मैं अपने इंटरव्यू को दे सकूं। मैंने अपने आप में ये चीज़ इम्प्रूव किया था और मैंने काफ़ी कोचिंग भी ज्वाइन की। अच्छा, SSB के लिए? हाँ, SSB के लिए।
लेकिन क्या होता है कि कुछ इंसान में इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं और कुछ इंसान डेवलप करता है। और एसएसबी वो जो एसेसर्स बैठे हुए हैं वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं एक इंडिविजुअल पार्ट। हाँ बिल्कुल, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो ग्राउंड पे हम जो काम कर रहे हैं एक टीम में, उन सब चीज को एक साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर टेस्ट कर रहा है हर इंडिविजुअल को। अच्छा। तो आप जान लीजिए वहाँ पे एक होता है PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म में आपसे फिलअप कराया जाता है कि आपने स्कूल डेज में क्या जिम्मेदारी का टास्क किया, और अब आपके जो वहाँ पे प्रश्न साइकोलॉजिस्ट आपके आगे पुटअप करेंगे, आप लिख करके प्रस्तुत करेंगे, और साइकोलॉजिस्ट जो आपका रिटन पार्ट है, जो कागज है, उनको चेक कर लेगा, और उससे वो एक आपका कंक्लूजन निकालता है कि वाकई ये बच्चा जो है क्या कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला बच्चा है, या वाकई इसमें ये खूबी है कि चैलेंजेस को अगर टीचर्स ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि लिख दिया ऐसे ही कि हाँ भाई मैंने किया था, वो चेक हो जाएगा इंटरव्यू में आपका। हाँ, क्योंकि आप चेक करने का प्रोसीजर 3 तरीके से है। अच्छा। इंटरव्यू ऑफिसर आपको एनालाइज किया आपके व्यक्तित्व को, GTO ने आपके व्यक्तित्व को एनालाइज किया कि आप एक टीम में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपके विचारों को लिख करके कागज में प्रोड्यूस करा रहा है। अच्छा। तो इन तीनों ने जो है आपके व्यक्तित्व का एक एनालिसिस एक बना लिया। फिर तीनों जो है साथ में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन करते हैं। तो भाई उसमें साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई मैंने इस चेस्ट नंबर सो एंड सो में ये खूबियां देखी। इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला यस आई ऑल्सो गॉट सेम क्वालिटीज, साइकोलॉजिस्ट ने भी। तो यू आर रिकमेंडेड। इट मीन्स ये जो साइंटिफिक तरीके से आपका एनालाइज जो इन तीनों ने किया है, उन्होंने तब तीनों का अप्रूवल चाहिए होता है उसमें तीनों सेलेक्ट होने के लिए। बिल्कुल। और कई बार एक ने भी मना कर दिया तो साइकोलॉजिस्ट ने यार अगर मना कर दिया फिर तो आपको फिर तो कोई नहीं बचा सकता। साइकोलॉजिस्ट इज वेरी पावरफुल। हाँ सर, एक चीज होती है डिफेंस में कोर्ट मार्शल, क्या होता है इसमें कोर्ट मार्शल में? कोर्ट मार्शल जो है देखिए, विद्यार्थी स्कूल में हो, कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो कि उस प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी करता है स्कूल में तो स्कूल से निकालना पड़ जाता है ना चाहते हुए कई बार प्रधानाचार्य को, उस विद्यार्थी को। जी। बिल्कुल वैसे ही जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस में भी एक प्रोसीजर है जो कि कुछ इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर उन चीज़ों पे लिप पाया जाता है कोई सोल्जर तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सीधा कोर्ट मार्शल सीधा वो वापस उसको जॉब डिफेंस फोर्सेस में सर्व करने का मौका नहीं दिया जाता है, निकाल देते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल। हमारे पनिशमेंट भी, पनिशमेंट में जो है यही बहुत बड़ी चीज़ है कि जॉब से निकाल दे रहे हैं, और जो उसका पनिशमेंट तो रहता है, ये जेल भी इवन हो जाती है। क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब कि अगर आपने ये चीज़ करी तो आप कोर्ट मार्शल हो? हमारे देश के जो संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा, कोई उससे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कोई चोरी करता है, अच्छा, बिल्कुल भी चोरी डिफेंस फोर्सेस में अलाउ नहीं है, और ऐसा करता हुआ पाया गया हुआ कभी बख्शा नहीं जाता है। अच्छा। तुरंत ही इज लायबल टू बी कोर्ट मार्शल। और जैसे सेक्स हो गया, गलत चीजें, इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट, हनी ट्रैप, इन चीजों में भी कभी भी बख्शा नहीं जाता है कोर्ट मार्शल में। कोई सीक्रेट आपने अगर यहाँ से सजा करी किसी दूसरी कंट्री को तब भी? 101%। ये तो अपने देश से जो है देशद्रोह हो गया, और एक सोल्जर में भूल करके भी ऐसा सोल्जर नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। वो हमारी डिफेंस फोर्सेस का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसको तो तुरंत कोर्ट मार्शल बनता है। बिल्कुल। अच्छा, इस समय सबसे बड़ा चेंज किया गया हमारी इंडियन आर्मी में सोल्जर्स के लिए, अग्निवीर की योजना लाई गई है, क्या ख्याल है इसका आपके बारे में? मैं सही कहूँ, जो बहुत से लोग जो है मेरे जो संगी साथी हैं इसके अगेंस्ट में भी हैं, और पर्सनली जब मैं अपनी अंतरात्मा से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है देश को। कारण अग्निवीर की ट्रेनिंग लेने के बाद जब वापस वो बच्चा अपने शहर, अपने गांव में आता है तो उसके पास एक गुड हैंडसम अमाउंट मनी रहता है, प्लस कभी वो गलत काम में
नहीं जाएगा, Involve बरगलाया नहीं जाएगा उसको। हाँ। कभी आप उसको नहीं पाएंगे कि वो देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो रहा है अनवांटेड। मतलब वहाँ से लौटने के बाद भी वो यही कोशिश करेगा कि हम अभी भी देश की सेवा के लिए ही काम करें। 100% वो देश की सेवा की ये भावना आ चुकी होगी। हाँ, वो गलत चीजों पे, क्योंकि ये जो पीक टाइम होता है ना 16 ईयर्स टू 21 ईयर्स, इस उम्र में आज हमारे गांव में आप देखें लगभग बच्चे ये बीड़ी पीना और तंबाकू खाना, गलत व्यसन में पड़ जाते हैं। और इसी उम्र में भटक गया अगर बच्चा तो यार उसका लाइफ ही फिर खराब है। और इस ड्यूरेशन में अगर डिफेंस फोर्सेस की वो 4 साल की ट्रेनिंग कर लेता है तो पढ़ाई भी उसको अपनी वो कंटिन्यू कर रहा है, एवरीथिंग। तो किस चीज़ के लिए सरकार ने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, बल्कि आफ्टर दैट काफ़ी सुविधाएं भी वो भी दे रही है डिफरेंट अलग अलग। अच्छा, हमारे देश की आज जिस प्रकार से देखिए पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है, जो हमारी जो यंग जो आज जनरेशन है, इनको भी तो कहीं सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अब वर्ल्ड मेन में मकसद इसका यही रहा है अग्निवीर लाने का, कि जो लोग अभी जा रहे हैं तो वो फौज की ट्रेनिंग लेके 4 से 5 साल जितनी भी है वो करके रिटर्न हो, और आगे आने वाले बच्चों को भी मौका मिले, उनको मौका मिलेगा। दूसरा क्या है कि इन अग्निवीर्स में जो अच्छे हैं उनको फौज अपने पास रिटेन भी तो कर रही है। हाँ, अब तो कुछ चेंज भी कर, शायद 50% लोगों को वो रख रही है, 50% को निकाल रही है। तो और भी हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ, पहले कि जो 25% था शायद। हाँ, तो अच्छे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनमें से छटनी करके वो 50% डिफेंस फोर्सेस में रिटेन कर रही है। और जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे जॉब को, दे विल कम बैक। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे विद्यार्थियों को जो 16 ईयर्स टू 21 ईयर्स के बीच में है। आप दिल खोल करके डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो जाएंगे, अपने परिवार की भी हेल्प कर लेंगे। डिफेंस फोर्सेस जैसा है कि आपको 4 साल के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, समझ बढ़ जाएगी, अच्छा इंसान तो बना ही देगा कम से कम। बिल्कुल। और अपनी देश की जो संसाधन है, देश के अगेंस्ट में तो काम नहीं करोगे बिल्कुल वहां से आने के बाद। देशभक्ति की भावना आ चुकी होगी तब तक। यही मैं कहूँगा और तारीफ करूँगा जो लोग आज भी अग्निवीर में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। पैरा एसएफ के बारे में क्या होता है? पैरा एसएफ, मैं तो कोर ऑफ सिग्नल्स में था, और एक फौजी होने के नाते हर फौजी का एक सपना होता है पैरा एसएफ ज्वाइन कर सके। बट ये जो है बहुत ही हैंडफुल लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग भी बड़ी टफ रहती है। पैरा एसएफ मतलब कोई भी जा सकता है, एंटर कर सकता है? क्या प्रोसेस रहता है लगभग? इसके लिए प्रोसेस रहता है कि अपना नाम हमें फॉरवर्ड करना होता है कि मैं पैरा एसएफ की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। पैरा एसएफ का पैरा एसएफ के लिए पहले से सोल्जर होना जरूरी है या फिर सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मेरी जानकारी में है कि डिफेंस फोर्सेस में आपको पहले कदम रखना पड़ेगा। एक अच्छा, डिफेंस फोर्सेस का आपको अंग बनना है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे डिफेंस फोर्सेस, तब आप अपना नाम फॉरवर्ड कराते हैं कि सर पैरा एसएफ के लिए, यस, पैरा एसएफ में मैं सर्व करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर जो है बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। अच्छा। और उन ढेर सारे लोगों की बड़ी डिफिकल्ट ट्रेनिंग 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, और पूरा 2 महीने तक वो सब ऑब्जर्व किया जाता है। 90 डेज की ट्रेनिंग होती है शायद। हाँ, वो ट्रेनिंग क्या है, उसमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिसको वो पैरा एसएफ के लिए सेलेक्ट करेंगे उसमें भी कोऑपरेशन की भावना है कि नहीं है, उसका फिजिकल एंड्योरेंस कैसा है। तो जो हमारे पैरा में लोग ऑलरेडी हैं और जो वहाँ के पैरा के जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उस्ताद हैं, वो लोग बेटर बता पाएंगे कि वो क्या क्या खूबियाँ ढूंढते हैं एक आम फौजी में। अच्छा। अपने साथ सम्मिलित करने के लिए पैरा एसएफ में। मतलब नॉर्मल सोल्जर से भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं पैरा के सोल्जर्स? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्राउड महसूस करते थे। अच्छा। अपने पैरा भाइयों के साथ जब वो महरून बैरे हमारे बीच में साथ में होते थे, अलग ही जुनून होता है। हाँ बिल्कुल, जो जुनून होता था। वी फील प्राउड। हमारे बीच में भी अगर पैरा के सोल्जर्स रहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल सर। सियाचिन वगैरह में कभी आपकी पोस्टिंग हुई है सर? सियाचिन और ग्लेशियर? हाँ, ग्लेशियर में जी। सियाचिन ग्लेशियर में मेरा मन बहुत रहा, लेकिन मुझको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अच्छा। वहाँ की पोस्टिंग का। तो कोई भी मतलब पोस्टिंग ले सकता है वहाँ पे कि हाँ, अपने आप से ले सकते हैं आप कि
मतलब ऊपर से ऑर्डर आता है सब कुछ? ये एक्चुअली क्या है कि पोस्टिंग जो है डिपेंड करता है, हमारे जो है एक रिकॉर्ड होते हैं। तो डिफेंस फोर्सेस में कुछ लोग टेक्निकल एंट्री हैं, कुछ इन्फेंट्री हैं, कुछ अपनी अलग अलग सबकी सर्विस कोर है, कोई इन्फेंट्री है। तो इस प्रकार से सबकी रिकॉर्ड है वो अपना इंडिविजुअल पोस्टिंग्स देते हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब सर पोस्टिंग कहाँ दे रहा है। ये हम इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी आपको पोस्टिंग मिलेगी? यस, तो हम लोग जाते हैं। तो मेरे को मेरी जो सर्विस का दौरान रहा 16 ईयर्स 7 मंथ्स, मौका नहीं मिला मुझे वहाँ सर्व कर पाने का। अच्छा, चलिए, फिर भी बहुत गर्व होता है कि हमारे देश के सोल्जर्स ऐसा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए सर। बिल्कुल, और मैं भी जो है बड़ा आभारी महसूस करता हूँ जो मेरे भाई बॉर्डर्स पे और सियाचिन ग्लेशियर में जो लोग वहाँ खड़े होकर के देश की रक्षा माइनस में होता है वहाँ तो डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल, माइनस में होता है और लाइफ बड़ी टफ रहती है। तो बीइंग इन डिफेंस फोर्सेस मैं भी उन पे प्राउड करता हूँ, उन भाइयों पे प्राउड करता हूँ। बिल्कुल, ऐसे लोग वहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं तभी हम लोग यहाँ चैन के नींद सो पा रहे हैं। धन्यवाद। ये चीज़ हमारे हर नागरिक को महसूस मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ फौज की सर। मुझे एक चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ कैंट एरिया में, अक्सर जब भी कभी फौज की गाड़ी दिखती है मेरा सबसे पहले सैल्यूट होता है कि जय हिंद सर। और एक चीज़ सबसे बढ़िया ये लगती है कि उनका जवाब भी आता है। ऐसा कभी नहीं, आप कभी भी अगर उनको जय हिंद बोलेंगे या कभी भी उनको सैल्यूट किया 10 रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये मैं आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। हाँ, मैंने कई बार किया, एक भी बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया हो, कह रहे ठीक है। भैया ये मुझे हर बार मिलता है। ये असंभव है। अगर डिफेंस फोर्सेस का कोई भी जवान है और वो आपने उसको जय हिंद बोला, इवन वो पीछे मुड़ करके भी आपको देखेगा और जय हिंद जरूर उसमें जवाब देगा। मेरे तो गूज बम्स आ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं कि भाई जा रहा है इंडियन आर्मी गाड़ी आ रही है। कहीं काफिला जा रहा होता तब तो और ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी बहुत ज़्यादा जुनून था उसमें जाने का। जी जी, अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए। कोई नहीं, एटलीस्ट आपने ऐसा अपना पॉडकास्ट भी जो स्टार्ट किया है, ये भी देश के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप डिफेंस से जुड़े हुए मुझे हैं। मौका मिलेगा तो मैं हाजिर हूँ हमेशा देश के लिए, कभी भी। आपने जो ट्रेनिंग सेंटर भी आपने और मुझे अवगत हुआ था। हाँ, आपने काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण दिया फिजिकली जी, फिटनेस के लिए। और मैं कहूँगा आप नहीं ज्वाइन कर सके, दैट इज सेपरेट थिंग, बट आपने ज्वाइन करने के लिए जो आपने तैयारी की थी, एटलीस्ट उससे लोगों को आपने बेनिफिट पहुंचाया। जो विद्यार्थी, जो बच्चे मार्गदर्शन चाह रहे थे, आपने उनको फिजिकल फिट कराया। और काफ़ी साथी हैं अभी सर्व कर रहे हैं, तो कुछ दैट एयर इज, फोर्स में भी हैं, कुछ इधर डिफेंस में भी हैं अपने। तो मैं तो कहूँगा ये भी तो एक देश सेवा ही तो है। जी बिल्कुल। आपने भले यूनिफॉर्म लेकिन लोगों को यूनिफॉर्म पहना दी। हाँ, दैट इज गुड। ये चीज़ कभी लगता है ठीक है, बट लेकिन वो वर्दी पहनने का जुनून वो चीज़ अलग होती है सर। कोई नहीं, मैं वो चीज़ भगवान से नहीं प्रार्थना पहन करता हूँ कि आने वाले समय में आपके परिवार से और एज ऑफिसर कोई ना कोई जरूर ज्वाइन करेगा। जब आपने फिजिकली फिट करके लोगों को एज अ सोल्जर ज्वाइन करा दिया, तो ये सर रैंक से भी जाने चाहिए बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए। और कुछ कहना चाहेंगे आज के युवा को, हमारे यूथ जनरेशन को? मैं बस आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपकी 16 इयर्स से लेके जो आपकी 21-22 इयर्स तक की जो एज है, एक तो कभी भी गलत रास्ते को मत अख्तियार करिए कि उस रास्ते में बढ़ करके आप वापस ना आने पाओगे। आजकल स्कूल कॉलेजेस में ये ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। पता नहीं आजकल के यंग जनरेशन को महसूस होता है कि इन चीज़ों को चूज करके वो अपने आप को बड़ा अच्छा और स्मार्ट, कूल अपने आप को महसूस करा सकेंगे अपने साथी संगी को। बट सच्चाई ये है ना, आप जब फर्स्ट स्मोकिंग का जो पहली जो कस लेते हैं ना स्मोकिंग की, धीमे धीमे वो आपका जो माइंड है उसको निकोटीन की जरूरत महसूस होने लगती है। और समय एक बार अगर इन संगत में चले गए जी, तो फिर आप दोबारा सही नहीं हो पाते। समय बीतते बीतते फिर जो आज बच्चा सोचता है कि मैं एक सिगरेट है, वो फिर 9 सिगरेट 10 सिगरेट एक डिब्बी शुरू हो जाती है। तो मेरी विनती है अपनी भारत देश के जो हमारे यंग जनरेशन हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल मत फॉलो करिए। और लास्ट एक और कहना चाहूँगा कि जो आपके घर के फादर हैं, मदर हैं,
आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, जी उनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे हैं, तो जीवन भर उनका सम्मान करिएगा। और उनसे बड़ा आपका शुभ चिंतक कोई नहीं है। प्लीज टेक केयर ऑफ देम एंड प्लीज ऑलवेज बी अवे फ्रॉम दीज ड्रग्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। और गुरुजनों का सम्मान, बड़े का सम्मान करने के साथ साथ हमारे देश के फौजियों का सम्मान हमेशा करिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू बहुत-बहुत सो धन्यवाद मच। सर।